Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pakistan Studies, lecture number 7, and I am your teacher, Professor Asif Abbas. The topic is the Muslim Advent in subcontinent. The Muslim Advent in subcontinent. First of all, introduction. Before Islam, ignorance ruled everywhere, and thick dark clouds of shirk and innovations darkened the whole world. The Holy Prophet, peace be upon him, opened a new and a bright chapter in the history, and Islam emerged as a great power of the world. Islam first came to India with Arab traders as early as 7th century AD to coastal Malabar. Over the centuries, there has been significant integration of Hindu and Muslims. Muslim Advent. Trade relations between Arabs and subcontinent. Islam and Arab traders. मोहम्मद बिन कासिम एंड सब कॉन्टिनेंट. सबसे पहले हम इसमें इस्लाम एंड अरब ट्रेडर्स के हवाले से हम बात करेंगे कि जैसा कि अभी हमने आपसे तज़किरा किया कि हिंदुस्तान के और अरबों के आपस में सदियों पुराने तजारती ताल्लुकात थे. तो इन तजारती ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर जो अरब्स थे वो हिंदुस्तान में आते थे और जो वहाँ के कोस्टल एरियाज़ थे वहाँ पर वो ट्रेड के लिए आया करते थे. एक दफ़ा कुछ अरब ट्रेडर्स ने अपने कुछ शिप्स जो है वो अरब की तरफ रवाना किए. तो जब वो शिप्स देवल की बंदरगाह से आगे चले तो उनके ऊपर कुछ पायरेट्स ने अटैक किया और बच्चों को, औरतों को कैदी बना लिया. इसके बाद जब ये ख़बर उस वक्त के बगदाद के गवर्नर हजाज बिन यूसुफ के पास पहुंची तो उन्होंने एक ख़त लिखा देवल के राजा दाहिर के नाम कि जितने भी लोगों को पायरेट्स ने, बहरी डाकुओं ने यरगमाल बनाया हुआ है, अगवा किया हुआ है, कैद किया हुआ है, उनको रहा किया जाए. लेकिन राजा दाहिर ने हजाज बिन यूसुफ को रिप्लाई किया कि द पायरेट्स वर नॉट अंडर देयर कंट्रोल. अब इस बात के ऊपर जो हजाज बिन यूसुफ थे उन्होंने अपने भतीजे, बाज़ रवायात में आता है कि अपने दामाद और बाज़ में अपने भांजे मोहम्मद बिन कासिम को जो है फ़ौज देकर देवल की तरफ रवाना किया. मोहम्मद बिन कासिम देवल की बंदरगाह के ऊपर आए और इन्होंने देवल पर हमला किया. तो राजा दाहिर से मुकाबला हुआ, लेकिन राजा दाहिर शिकस्त खाकर नॉर्थ की तरफ भागना शुरू हुआ. मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पर आए तो वो अपने साथ उस वक्त की बेहतरीन फ़ौज और बेहतरीन साजो सामान लेकर आए. उसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ थी वो मंजनीक थी. अब ये मंजनीक क्या थी? मंजनीक दरअसल आज की हम तोप जो है कह सकते हैं, क्योंकि मंजनीक एक ऐसा एक टूल था कि जिससे वज़नी जो स्टोन्स थे वो किले के ऊपर हिट किए जाते थे, जिससे उसकी दीवारें और उसके दरवाज़े वगैरह को डिमोलिश किया जाता था. तो इस तरह से देवल के ऊपर जब हमला हुआ तो जो हिंदू सिपाही मुसलमानों की कैद में आए तो इस्लामी रवायात के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम ने उनके साथ अच्छा सलूक किया और इस अच्छे बिहेवियर की वजह से मैनी हिंदू सोल्जर्स वर ज्वाइन द मुस्लिम आर्मी और फिर वो बाकायदा मुस्लिम लश्कर का हिस्सा बन गए. और इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर का पीछा शुरू किया और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होता हुआ कश्मीर की सरहद पर दोनों का मुकाबला हुआ और इस तरह से राजा दाहिर को वहाँ पर शिकस्त हुई और 712 में हिंदुस्तान में मुसलमानों ने अपनी पहली हुकूमत की संग बुनियाद रखी. तो इस तरह से 712 में हिंदुस्तान के अंदर जिसने सबसे पहले मुसलमानों की हुकूमत की बुनियाद रखी वो मोहम्मद बिन कासिम थे. और इस तरह से फिर अरब से, ईरान से और दूसरे इलाक़ों से जो औलिया कराम थे, जो बुज़ुर्गान दीन थे, उनकी आमद का सिलसिला शुरू हुआ और इस तरह से जो प्रीचिंग ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम सेंट्स का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ और इस्लाम फैलना शुरू हो गया। फिर इसी तरह से
नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया हुआ, फिर सल्तनत दिल्ली का दौर आता है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो डायनेस्टीज़ हैं बनती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की फैमिलीज़ की हुकूमत आती है, और इस तरह से फिर हिंदुस्तान के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत का आगाज़ हो जाता है। The Muslim rule in the subcontinent started with the conquest of Sindh by Muhammad bin Qasim in 1712 AD. The credit of establishing the first stable and successful Islamic state in the subcontinent goes to Sultan Shahabuddin Muhammad Ghori. This eventually led to the formation of Delhi Sultanate. अब दिल्ली सल्तनत का फ़ाल हुआ, और उसके बाद एक मज़बूत जो है मुस्लिम गवर्नमेंट का एक एरा आता है, जिसको हम एरा ऑफ मुग़ल एम्पायर कहते हैं। मुग़ल एम्पायर की जो फाउंडेशन है वो 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी, और इस तरह से वक्त के साथ साथ एक वक्त ऐसा आया कि शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर के अंदर जो पूरा हिंदुस्तान था वो मुसलमानों की कंट्रोल में आ गया। तो अब हम बात करेंगे राइज ऑफ मुग़ल एम्पायर की। इन 1526 ज़हीरुद्दीन बाबर फाउंडेड द मुग़ल एम्पायर विद द कनक्वेस्ट ऑफ दिल्ली एंड आगरा। आफ्टर हिज डेथ हिज सन नसीरुद्दीन हुमायूं बिकम द किंग ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो हुमायूं थे, इनको शेर शाह सूरी ने शिकस्त दी, और उन्होंने अपनी हुकूमत का आगाज़ किया। जो शेर शाह सूरी थे वो इंतहाई काबिल एक जर्नल थे, और तरक्की करते करते हिंदुस्तान के बादशाह बन गए, और उन्होंने फिर बहुत सारी रिफॉर्म्स की, और उसी रिफॉर्म्स को फिर जो शहनशाह जलालुद्दीन अकबर थे वो लेकर चले, और फिर वो अकबर दी ग्रेट कहलाए। तो शेर शाह सूरी स्नैच्ड द किंगडम फ्रॉम हिज and ruled India for a number of years. The Grand Trunk Road, जिसको हम GT Road भी कहते हैं, from Peshawar to Calcutta was constructed during his time. After his death, Humayun regained his lost empire. After him, Jalaluddin Akbar, Nuruddin Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb Alamgir ruled over the subcontinent in succession. फिर 1526 से 1707 तक जो मुग़ल्स थे उनकी हुकूमत जो है कायम रही। ये जो टाइम फ्रेम है 1526 टू 1707, ये मुग़ल्स का अरूज का ज़माना है। ये इनके हम कह सकते हैं कि ये गोल्डन टाइम है। फिर 1707 से 1857 के ड्यूरिंग के अंदर जितने भी मुग़ल किंग्स आए वो तमाम के तमाम जो है हम कह सकते हैं कि वो उस तरह के कैपेबल नहीं थे जिस तरह के जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम जो कि 1526 टू 1707 के दौर में रहे हैं। तो जो फॉल ऑफ मुग़ल्स है इसका जो एरा है वो 1707 से 1857 का है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब हिज सक्सेसर्स वर वीक एंड हैड नो इंटरेस्ट in the affairs of the government. The Muslims of subcontinent started disintegration such as a great empire did not simply collapse over a short period of time. We can identify some significant reasons for the downfall of the Mughal Empire. अब जो मुग़ल्स थे उनकी हुकूमत कमज़ोर होती जा रही थी। इसी दौरान के अंदर जो डिफरेंट यूरोपियंस थे वो हिंदुस्तान के अंदर उनकी आमद शुरू हुई। उनके अंदर डिफरेंट नेशंस थी, फ्रेंच, पुर्तगीज़, ब्रिटिश और दीगर लोग शामिल थे। ये लोग यहाँ पर जो है ट्रेडर्स की शक्ल में आए, लेकिन जब इन्होंने यहाँ पर देखा कि जो छोटे छोटे यहाँ के प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके जो राजा हैं, महाराजा हैं, उनकी आपस में लड़ाई है और कोई भी पॉलिटिकल जो है यूनिटी मौजूद नहीं है, तो उन्होंने इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाया और इन दो सर्कमस्टांसेस द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच ट्रेडर्स वर लुकिंग फॉर अ चांस टू कैप्चर द कंट्री बाय टेकिंग पार्ट इन द पॉलिटिक्स।
एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश राज। अब जो अंग्रेज़ थे उन्होंने मुख्तलिफ़ हीले बहानों से जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके ऊपर कब्ज़ा करना शुरू किया और डिफरेंट पॉलिसीज़ उन्होंने अडॉप्ट करनी शुरू की। तो इसी दौरान के अंदर जो सल्तनत मैसूर उस वक्त की एक मज़बूत मुसलमान स्टेट थी, वहाँ पर सिराजुद्दौला ने स्ट्रगल करनी शुरू की और उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर अंग्रेज़ों को बर्र-ए-सग़ीर से ना निकाला गया तो बहुत जल्द जो अंग्रेज़ हैं वो हिंदुस्तान पर काबिज़ हो जाएंगे। तो जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने स्ट्रगल का आगाज़ किया। फिर उसके बाद जो हैदर अली थे, हैदर अली ने भी अंग्रेज़ों को जो है टफ़ टाइम दिया, लेकिन जो हिस्ट्री के अंदर जो सबसे अहम नाम हमें मिलता है वो टीपू सुल्तान का है। टीपू सुल्तान जो थे वो एक बहादुर इंसान थे और उन्होंने अंग्रेज़ों का जो है मुकाबला किया और इन्होंने नेपोलियन के साथ मिलकर, फ्रेंच के साथ मिलकर इन्होंने ब्रिटिश को डिफ़ीट भी किया। टीपू सुल्तान जो थे, इनका नाम सुल्तान फ़तेह मोहम्मद था, लेकिन इनका जो लक़ब था वो टीपू था। तो जो टीपू सुल्तान थे इन्होंने फ्रांसीसियों के साथ इत्तेहाद बनाया और फ्रांस के साथ मिलकर इंग्लैंड को शिकस्त दी। अब जो इंग्लैंड था या जो अंग्रेज़ थे वो हिंदुस्तान के ऊपर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते थे, लेकिन उनकी हुकूमत के अंदर जो सबसे बड़ा जो हर्डल थी, जो सबसे बड़ी मुश्किल थी, वो टीपू सुल्तान थे। अब टीपू सुल्तान जो थे वो एक इंतहाई काबिल सुल्तान थे। उनको किसी भी तौर के ऊपर जो शिकस्त देने की हिकमत अमली थी वो कामयाब नहीं हो रही थी। तो हम जानते हैं कि अंग्रेज़ जो हैं वो एक इंतहाई चालाक और अय्यार कौम है। तो उन्होंने टीपू सुल्तान को शिकस्त देने के लिए जो उनके वज़ीर थे उनको साथ मिलाया और दो इनके अहम तरीन वज़ीर, जिनमें एक का नाम मीर जाफ़िर था और दूसरे का नाम मीर सादिक था, इनको अपने साथ मिलाया और इस तरह से इन्होंने टीपू सुल्तान को मुख्तलिफ़ जो है हवालों से जो है इनको शिकस्त दी। और फिर टीपू सुल्तान के बहादुरी का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जिस वक्त अंग्रेज़ फ़ौज ने मैसूर पर हमला किया और वो किले के दरवाज़े तक पहुंच गए, तो टीपू सुल्तान को पैगाम भेजा गया कि अगर वो सरेंडर कर दें तो उनकी जान बख्शी कर दी जाएगी। तो टीपू सुल्तान ने उस वक्त वो तारीख़ी अल्फाज दोहराए कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। तो टीपू सुल्तान ये अल्फाज कहकर तलवार उन्होंने म्यान से निकाली और फिर वो अपने कमरे से बाहर आए और किले के अंदर आकर अंग्रेज़ों से इस बहादुरी से मुकाबला किया कि जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए तो काफ़ी देर तक कोई भी अंग्रेज़ सिपाही टीपू सुल्तान के करीब नहीं जा रहा था, क्योंकि उनकी बहादुरी और उनकी जो जवामर्दी थी उसका ऐसा उनके ऊपर असर हुआ था कि उसकी वजह से वो उनके करीब नहीं आ पा रहे थे। तो इस तरह से टीपू सुल्तान ने कोशिश की, लेकिन अपनों की गद्दारी की वजह से और अपनों के जो है मुखलिस ना होने की वजह से टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई और जिसकी वजह से फिर पूरी कौम ने उसका खमियाजा जो है भुगता। अब हम देखेंगे कि जो अंग्रेज़ों की यहाँ पर जो अमलदारी थी वो वक्त के साथ साथ वो बढ़ती जा रही थी। मुख्तलिफ़ इलाक़ों के ऊपर वो कब्ज़ा करते जा रहे थे। तो जिस इलाके के ऊपर वो कब्ज़ा करते जा रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर लोगों के साथ जो है जो उनका बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था। स्पेशली जो इंडियंस का जो कल्चर था उसका मजाक उड़ाया गया, जो ट्रेडिशंस थी, कस्टम्स थे। फिर इसी तरह से इन्होंने कुछ ऐसे अहकामात, ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए जो कि उनके मजहबी मामलात के अंदर इंटरफेरेंस थी। मिसाल के तौर के ऊपर जो भी सिपाही अंग्रेज़ जो है भर्ती करते थे उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती थी कि कोई भी कड़ा नहीं पहनेगा, कोई भी दाढ़ी नहीं रखेगा, सर के ऊपर जो है पगड़ी नहीं बांधेगा। अब आप देखें ये सारी की सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के अंदर इंतहाई ज़रूरी हैं। जैसे कि जो दाढ़ी है ये इस्लाम के अंदर और सिखिज़म के अंदर जो है इख्तियार की जाती है। फिर इसी तरह से जो सिख हैं वो पगड़ी बांधते हैं, फिर जो हिंदू हैं वो माथे के ऊपर तिलक लगाते हैं, कानों में
बालियाँ पहनते हैं। तो इस किस्म के जो उन्होंने ऑर्डर्स दिए उसकी वजह से जो इंडियंस थे उनके दिल के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जज्बात पैदा होना शुरू हो गए। तो इसी दौरान के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए एक जंग शुरू की जिसको हम दी वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कहते हैं। ये जो वार थी, ये वार जब शुरू हुई तो इसकी बहुत सारी काजेज़ थी। तो उन काजेज़ को हम देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब ये वार शुरू हुई तो उसकी एक इमीडिएट जो उसकी एक रीज़न थी वो थी एक न्यू राइफ़ल और कार्टिज। अंग्रेज़ों ने एक नई राइफ़ल बनाई जिसका नाम इनफ्लेड राइफ़ल था। उस राइफ़ल के अंदर एक कार्टिज या कारतूस इस्तेमाल होता था जिसके एक सिरे के ऊपर गाय की और सूअर की चर्बी लगी होती थी। उस चर्बी को दांतों से काटकर और उस राइफ़ल के अंदर जो है लगाना पड़ता था और फिर फायर करना पड़ता था। अब हम जानते हैं जो गाय है वो हिंदुओं के नज़दीक इंतहाई मुक़द्दस है और जो सूअर है वो मुसलमानों के नज़दीक हराम है। तो जब ये ख़बर सिपाहियों तक पहुंची कि उस पर गाय की और सूअर की चर्बी लगी हुई है तो सिपाहियों के अंदर उसका एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ। तो मेरठ के मुकाम के ऊपर एक शख्स, एक सिपाही जिसका नाम मंगल पांडे था, जब उस तक ये ख़बर पहुंची तो वो इश्तियाल में आ गया और उसने कहा कि अंग्रेज़ों ने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है, यानी हमारा मज़हब जो है ख़राब कर दिया है। तो उसने अपने सार्जेंट को गोली मारी और उसके बाद मुख्तलिफ़ सिपाहियों ने उसका साथ दिया और फिर मेरठ से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद का आगाज़ हो गया। फिर इसी तरह से मेरठ से फिर दिल्ली और फिर हम देखते हैं कि जो झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उसने जो है इसमें हिस्सा लिया। फिर जो नाना साहिब थे वो आए। फिर इसी तरह जो बेगम ऑफ अवध थी, हज़रत महल, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और इस तरह से जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर वक्तन फ़वक्तन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एजिटेशन शुरू हो गई। तो ये जो जंग थी, ये जंग एक वक्त के अंदर शुरू नहीं हुई जिसकी वजह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तानियों को फ़तह ना हो सकी। अब बहुत जल्द अंग्रेज़ों ने इस जंग के अंदर जो है फ़तह पा ली, क्योंकि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर मेरठ के अंदर जो है फ़ौजी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हुए हैं तो उसके बाद दिल्ली में, फिर लखनऊ में, फिर मुल्तान में, फिर लाहौर में, फिर पेशावर में, फिर इसी तरह से, यानी एक वक्त में तमाम लोगों ने स्ट्रगल नहीं की बल्कि डिफरेंट एरियाज़ के अंदर वक्तन वक्फे से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद हुई। उसमें फिर अंग्रेज़ों ने बआसानी उसके ऊपर काबू पा लिया। अगर एक ही वक्त के अंदर हिंदुस्तानी स्ट्रगल करते तो अंग्रेज़ों को संभलने का मौका न मिलता और अंग्रेज़ों की हुकूमत ख़त्म हो जाती। अब ये जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसकी जो नाकामी है, अब हम उसके काजेज़ के ऊपर जो है थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो लैक ऑफ लीडरशिप। उस वक्त की ऐसी लीडरशिप ही नहीं थी जो तमाम हिंदुस्तानियों को गाइड करती कि कैसे जंग लड़नी है, क्या कोई प्लानिंग करनी है, किस तरह से अंग्रेज़ों का मुकाबला करना है। अगर हम आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को देखें तो वो उम्र के इस हिस्से में थे कि वो इनकलाबियों की कमांड नहीं कर सकते थे और ना ही उस वक्त कोई ऐसी कोई पर्सनैलिटी सामने आई जो इस पूरी की पूरी वार को लीड कर सके। तो फिर दूसरी जो अहम रीज़न थी वो लैक ऑफ यूनिटी अमंग द लोकल पॉपुलेशन थी। उसके अंदर हम देखते हैं कि जो सिख और जो मराठा हैं उन्होंने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया। फिर इसी तरह जो हैदराबाद दक्कन स्टेट थी, वहाँ के जो रूलर निज़ाम ऑफ हैदराबाद दक्कन थे, उन्होंने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया। फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने भी जो है बड़ी चालाकी का मुजाहरा किया और उन्होंने एक कम्युनिटी को इस्तेमाल किया दूसरी कम्युनिटी के ख़िलाफ़। फिर इसी तरह से जो अंग्रेज़ थे उसके पास मॉडर्न इक्विपमेंट और जो है सप्लाई ऑफ आर्म्स और मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड ट्रेंड फोर्स थी। फिर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नेशनलिस्ट स्पिरिट नहीं थी, यानी कोई भी कौमियत का जज्बा नहीं था। डिफरेंट इलाकों के अंदर मखसूस लोग जो थे वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे थे। तो ये सारी की सारी
जो है काजिज़ थी। अब इस जंग के असरात क्या हुए, यानी इफ़ेक्ट ऑफ द वार क्या हुए, तो द मुस्लिम्स वर किल्ड मैस्कुलरली एंड देयर प्रॉपर्टीज़ वर confiscated. The Muslims were expelled from the government jobs and they were deprived of their rights. The doors of government educational institutions were almost closed for them. The Muslims were crushed socially and economically. The masjids and the madarises were locked. The Muslims were made a downtrodden and suppressed race. The East India Company was abolished and the British Crown governed India directly. अब जो इसके सबसे बड़े इफ़ेक्ट हुए वो ये हुआ कि जो मुसलमानों की ज़िंदगी थी वो इंतहाई टफ हो गई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस जंग का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को ठहराया, क्योंकि हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के ये बावर करवा दिया कि इस जंग के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो मेन पावर थी वो मुसलमानों की थी। और इसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के ऊपर मजालिम के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। उनकी जो भी सरकारी मुनासबतें थी वो ख़त्म कर दी गई, उनकी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, मदारिस और मसाजिद को ताले लगा दिए गए। जो बड़े बड़े मुस्लिम जो लैंडलॉर्ड्स थे उनसे ज़मीनें लेकर हिंदुओं और सिखों को दे दी गई और उन लोगों को दी गई जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी हुकूमत भी ख़त्म हो गई और फिर बराह रास्त जो है ताज बरतानिया ने हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करना शुरू कर दी और उन्होंने अपना गवर्नर जनरल भेजना शुरू कर दिया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो आज के टॉपिक में हमने समझा कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम कैसे आया, फिर मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी हुकूमत कायम करके हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जो है अपनी हुकूमत कायम की। फिर इसी तरह से फिर सल्तनत पीरियड आता है, उसमें मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ की हुकूमत आती है। फिर ज़हीरुद्दीन बाबर 1526 के अंदर अपनी हुकूमत कायम करते हैं और फिर इस तरह से 1857 की वार के बाद बाकायदा तौर के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हो जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपने गौर से सुना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।